वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ज्ञानशाला। दोस्तों, आज हम लोग फिर कंटिन्यू करने वाले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पार्ट 2 को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होते क्या हैं, यूटिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है और कुछ इसके टर्म्स। देन आफ्टर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर से मैं थोड़ा और डिटेल में उसको पढ़ा दूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी था, उसमें सिंगल कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस को मैं और अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा इस वीडियो में। और लास्ट उसका जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक बचा रहेगा इंडिफरेंस कर्व, कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। ये भी हमारा कवर था, ये भी हमारा कवर था जी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। पहले हम लोग इस पे आते हैं। तो बोल रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड में अगर दिखा जाए तो ये क्या है, एज अ मोर एंड मोर यूनिट्स, ये पॉइंट आप देखिए, एज अ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फॉर ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। यानी जितनी यूनिट मैं कंज्यूम करते जाता हूँ, हर एक सक्सीसिव यूनिट यानी हर एक एडिशनल अगली यूनिट्स पे जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है वो कम होने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पाई जाती है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए दिया है, सपोज अ थर्स्टी मैन ड्रिंक वाटर, द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर ही ड्रिंक्स विल गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन से 20 यूटिल्स, and second glass of water will also fetch him utility but not as much as the first one। ये पॉइंट आपको समझना है। यानी बोलने का मतलब है कि जो मैं पहला गिलास पीता हूँ पानी के गिलास का, ठीक है, पहला जो ग्लास है पानी का वो मैं अगर पीता हूँ तो उससे मुझे कितनी मिलती है, 20 यूटिलिटी मिलती है, ठीक है, 20 यूटिलिटी मिलती है। लेकिन जो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर है अगर मैं उसको पीता हूँ तो उतनी मुझे यूटिलिटी नहीं मिलती। देन आगे बोल रहा है कि उससे मिल रही मुझे वो 10 यूटिलिटी मिल रही है। इट जस्ट पॉसिबल दैट वी मे गेट 0 यूटिलिटी फ्रॉम द थर्ड ग्लास बिकॉज हिज थर्स्ट हैज़ नॉट बीन सेटिस्फाइड, नाउ बीन सेटिस्फाइड। यानी जो बोल रहा है कि अगर मैं तीसरा गिलास पीऊँ तो हो सकता है मुझे 0 यूटिलिटी मिले क्योंकि मेरी जो है प्यास वो बुझ चुकी होगी, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान को अगर प्यास लगा है तो वो 2 गिलास 3 गिलास इससे ज़्यादा पानी तो नहीं पी सकता क्योंकि उसकी भी कुछ सेटिस्फैक्शन पावर होगी, यानी उतना ही वो पीने के बाद सेटिस्फाई हो जाएगा। देन इसी को बोल रहा है। तो समझ में आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी यही बताता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर अपने गुड्स की यूनिट्स को एज अ कंजम्पशन के प्रोसेस में बढ़ाता जाता है, हर गुड से, हर एक सक्सेसिव गुड से मिलने वाली यूटिलिटी उसकी क्या होती है, कम होती जाती है। देन हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसके एजम्पशन पे। एजम्पशन क्या है इसके, एजम्पशन जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के पहला बोल रहा है, पहला एजम्पशन बोल रहा है, it is assumed that utility can be measured and a consumer can express his satisfaction in a quantity terms। यानी जो भी मेरे टर्म्स होंगे, जो भी यूटिलिटी को मैं मेज़र करूँगा उसको हम क्वांटिटी टर्म्स में, ये क्वांटिटी टर्म्स क्या होते हैं यानी न्यूमेरिकल डेटा में होने चाहिए, 1 2 3 4 लाइक ऐसे, ठीक है। सेकेंड मेरा एजम्पशंस क्या है, क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी शुड नॉट अंडरगो एनी चेंज। यानी जो क्वालिटी होगी कमोडिटी की उसमें कोई भी फेरबदल यानी चेंजेस नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ग्लास आपने वाटर का जो 200 ml का था, नेक्स्ट वाला ग्लास ऑफ वाटर आपने क्या कर दिया, 150 ml कर दिया या 100 ml कर दिया, तो आप बोलोगे नहीं इससे ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट वन मेरा सेकेंड हो गया कंप्लीट। थर्ड मेरा क्या बोल रहा है, कंजम्पशन शुड नॉट प्रोसीड एट इंटरवल्स, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी जो कंज्यूमर्स है, ऐसा नहीं कंजम्पशन का प्रोसेस वो बहुत ही टाइम गैप पे करे, ठीक है। उसने जब उसको वांट्स थी तो वो टाइम गैप ज़्यादा ना ले, कंटिन्यूअस प्रोसेस पे करे, यानी कुछ समय का टाइम गैप ले सकता है 2-4 सेकेंड का, लेकिन वो प्रोसेस क्या करे, कंटिन्यूअस करे और तब तक करे जब तक उसकी वांट सेटिस्फाई ना हो जाए। ये एक एजम्पशन है। एंड नेक्स्ट एजम्पशन मेरा क्या है, कंज्यूमर शुड बी अ रैशनल पर्सन। यानी जो कंज्यूमर होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से काम करता हो, यानी उसकी जो माइंडसेट वो अच्छी होनी चाहिए, वो चीज़ों को जानता हो, जिन चीज़ों से वो कंज्यूम कर रहा है उसके बारे में उसको पता हो, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, टाइम पीरियड ऑफ कंजम्पशन। यानी जो पीरियड होगा, यानी जो कंजम्पशन का एक कह दो कि एरिया होगा, टाइम रेंज होगा, वो क्लियर होना चाहिए कि वो उसका टाइम रेंज क्या है। ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, यानी कस्टमर के टेस्ट को, हैबिट्स या इनकम उसके चेंजेस नहीं होने चाहिए। जिस समय उसकी वांट्स है उसी समय उसको लेना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को। एंड लास्ट है 6 नंबर,
The price of the substitutes and complementary goods should not be changed. If the price changes, it may be difficult to predict about the utility derived from the commodity in the question. यानी जब अदर उसके जो फैक्टर्स यानी जैसे प्राइस हो गया सब्सिट्यूट गुड्स का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, अगर वो चेंज हो जाते हैं तो वो क्या करता है बंदा दूसरे वाले पे शिफ्ट कर जाएगा, तो हो सकता है उसको उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल जाएगी। तो अगर ऐसा चीज़ होगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी नहीं होगा, यानी प्राइस और सब्सिट्यूट गुड्स के भी प्राइस चेंज नहीं होने चाहिए। तो ये आपके 6 एजम्पशन थे। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब ये चीज़ों पर अप्लाई मेरी नहीं होती लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। तो पहला क्या है, अ माइजर इज़ नॉट अ गुड सब्जेक्ट फॉर दिस लॉ, हिज डिज़ायर फ्रॉम मोर वेल्थ में इन फैक्ट इंक्रीज विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। यानी जो माइजर मैन होते हैं उनके लिए, माइजर मतलब कंजूस आदमी जो होता है उसके लिए लॉ अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो उन चीज़ों पर खर्च करना चाहता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन मिले, ठीक है, या यूटिलिटी मिले, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपका एक्सेप्शन हो जाता है एक। सेकेंड मेरा एक्सेप्शन क्या है, अ कलेक्टर ऑफ रेयर आर्टिकल्स लाइक स्टैम्प्स कॉइन पेंटिंग्स। यानी कभी कभी कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं या सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज नहीं गुड्स ही मान सकते हैं, जो रेयर टाइप के होते हैं, जैसे पुराने सिक्के हो गए आपके, कोई अच्छी पेंटिंग्स हो गई, या कुछ ऐसे स्टाम्प्स है, स्टाम्प्स मतलब कि डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हो जो रेयर है, ठीक है, जो रेयर है। जैसे आप बोल सकते हो M.F. हुसैन के पेंटिंग्स, ये रेयर है। कॉइन्स पिछले 100 साल 500 साल पुराने वाले कॉइन्स, ये सारी चीज़ें रेयर है, तो इसके कलेक्शन में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई नहीं होता। क्योंकि इस केस में होता क्या है कि आप जितना पुराने कॉइन्स या जितने भी आप पेंटिंग्स कलेक्ट करते जाते उतने ही आपके वांट्स बढ़ते जाते, यानी आपकी जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है अगले वाले यूनिट से वो ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ, द लॉ मे नॉट अप्लाई व्हेन इट कम्स टू मेलोडी रेक्टिकल और ब्यूटीफुल साइंस व्यू। यानी जो क्या जैसे हो सकता है तुम्हारा कि गेम आप खेल रहे हो या कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव कर रहा है, इम्प्रेसिव मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, आप उन चीज़ों से मन ही नहीं भर रहा, गेम हो गया आपका, ठीक है, मूवीज़ हो गए, ये सारी चीज़ें आपको क्या करते हैं, आपको और सेटिस्फेक्शन देते हैं, हर बार आपको अलग अलग तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर मेरा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। अब आते हैं हम लोग इसके सिंगल कमोडिटी केस पे। तो सिंगल कमोडिटी केस क्या है आपका, बोल रहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ of diminishing marginality. How does the consumer decide as to how much to buy of good? It will depend upon 2 factors. पहला फैक्टर इसका जो प्राइस होना चाहिए वो हर यूनिट का क्या हो, कांस्टेंट हो, और इसकी यूटिलिटी हर यूनिट से मिलती रहे, ठीक है, यानी ऐसा कोई यूटिलिटी ना हो जिस ऐसा कोई गुड्स हम यूनिट ना खरीदे जिससे कोई यूटिलिटी ना मिले। तो 2 फैक्टर्स पे डिसाइड करता है, यानी प्राइस उसकी क्या होनी चाहिए और उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होनी चाहिए। इसमें जो तुम्हारा मेन तुम्हें समझना है, एकदम सिंपल वर्ड में बोल दिया जाए तो जो मेरा सिंगल कमोडिटी केस में होता है, सिंगल कमोडिटी केस में जो मेरा कह दो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनने वाला है वो होगा आपका MX इक्वल टू P। MUX मतलब MUX का मतलब होता है आपका MUX इक्वल टू P का मतलब होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड्स की और उसकी प्राइस दोनों जिस जगह पर इक्वल हो जाएंगी वही सिंगल कमोडिटी केस में आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। जैसे इस ग्राफ के थ्रू मैं बता देता हूँ, सॉरी इस टेबल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट यूनिट उसने कंज्यूम किया, उसके लिए उसने प्राइस किया 10 रुपये और उससे मिलने वाली यूटिलिटी 20, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। सेकेंड में उसको 10 पे कर रहा है लेकिन 16 मिल रहा है, यहाँ भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। थर्ड वो पे कर रहा है और मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो भी क्या है आपकी 10 है और प्राइस भी उसने पे किया 10। तो इस कंडीशन को ही क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें केस क्या क्या हो सकता है, बस थोड़ा सा इसमें और आपको समझने की कोशिश क्या करनी है। जैसे अगर कंज्यूमर, जैसे ये केस दो है, ठीक है, पेन थोड़ा चेंज कर लूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इस केस में आपको, जैसे ये 2 केस है आपका, इस केस में जो कंजम्पशन का प्रोसेस होता है वो कंज्यूमर क्या करता है, डिक्लाइन कर देता है। क्यों करता है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए डिक्लाइन करता है, एक मिनट, सॉरी मैंने अपोजिट बोल दिया। इस केस में आपका कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देता है। क्यों करता है इसका कॉन्सेप्ट समझो। जैसे पहले वाले में उसको मिला क्या हुआ, 10 मिला, दूसरे वाले में 6 मिला, जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो मेरे ग्रेटर देन है प्राइस से, तो अब अगली यूटिलिटी हम अगर जाएंगे कंज्यूम करने तो वो थोड़ी कम होगी, फिर उससे थोड़ी कम मिलेगी, यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जो ये वाला सिचुएशन ला सकता है
जैसे यहाँ पर देखो क्या हुआ, जब मेरा ग्रेटर देन था मैं 10 पे करता था तो 20 मिलता था, फिर मैंने कंज्यूम किया 10 पे किया लेकिन 16 मिला, देन मैं थर्ड वाला कंज्यूम करता हूँ मुझे इक्विलिब्रियम आ गया। यानी जब आपका एम यू ग्रेटर देन पी एक्स होता है, यानी जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की प्राइस से ज़्यादा होती है तब आप क्या करते हो, कंजम्पशन को इंक्रीज़ करते हो, और इंक्रीज़ तब तक करते हो जब तक आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक ना पहुँच जाओ। और एक दूसरी केस होती है जहाँ पर मुझे डिक्रीज़ मिलता है, यानी जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है मेरे प्राइस से कम मिलती है, तो इस केस में क्या करता हूँ मैं, डिक्रीज़ द कंजम्पशन। यहाँ देखिए लिखा है डिक्रीज़ द कंजम्पशन, तो मैं अपने कंजम्पशन को घटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अगर मैं कंजम्पशन को घटा देता हूँ तो इन केस में जब अगली बार करूँगा उससे ज़्यादा मुझे यूटिलिटी मिले, और उस यूटिलिटी के अकॉर्डिंग मेरा क्या हो सकता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट में पहुँच जाओ। तो आई होप सिंगल कमोडिटी केस में आपको समझ में आया। नेक्स्ट मेरा है डबल या टू मोर कमोडिटीज़। इस केस में क्या होता है, इस केस में बस आपको इतना ही समझना है, ये पॉइंट अगर मैं आपको समझा देता हूँ तो आप पूरा सिंगल टू कमोडिटी केस इजीली समझ जाओगे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में कंज्यूमर तब तक यूनिट्स को या तब तक कमोडिटी को यूज करता रहता है जब तक मिलने वाली यूटिलिटी दोनों कमोडिटी की इक्वल ना हो जाए। जैसे यहाँ पर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये तुम्हारा क्या हो सकता है, ये तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है इन दी टू कमोडिटी केसेस में। टू कमोडिटी के केस में आपका जो मिलने वाली यूटिलिटी है पहले गुड्स की और मिलने वाली यूटिलिटी जो दूसरे गुड्स की है, वो जब इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, तो वही पॉइंट तुम्हारा क्या बनता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है इन द केस ऑफ टू कमोडिटी गुड्स। ठीक है, आई होप आपको टू केस वाला भी समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ भी वही अप्लाई होता है कि अगर आपका क्या है कि एम यू ज़्यादा मिल रहा है तो आप कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, और एम यू आपका जब कम मिलने लगता है तो आप कंजम्पशन को घटाते। आई होप आपको टू कमोडिटी केस भी क्लियर हो गया होगा। इसका थोड़ा सा आपको ग्राफ के थ्रू भी टेबल के थ्रू भी मैं बता देता हूँ। जैसे यूनिट में मैंने पहली ली तो 20 मिला पहले वाले से, दूसरे वाले से 24 मिला। फिर यूनिट सेकेंड ली तो यहाँ 18 मिला, यहाँ 21 मिला। फिर मैंने थर्ड ली, यहाँ 16 मिला, यहाँ 18 मिला। देन मैंने फोर्थ ली, यहाँ 14 मिला और यहाँ 15 मिला। एंड फिफ्थ मैं लेने जाता हूँ तो यहाँ 12 और यहाँ 12, यानी यही जो पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा। ठीक है, यानी फिफ्थ वाला पॉइंट ही क्या बनेगा, आपका एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा। किस केस में, इन द केस ऑफ टू गुड्स। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज का हमारा है लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। मतलब जब यूटिलिटी एनालिसिस वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है कि किस केस में लिमिटेशन हो जाता है। यानी लिमिटेशन इसका है कि हम लोग इस पे कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कार्डिनल अप्रोच ही यूज करना होगा। यानी उसका जो यूटिलिटी का मेजर का टर्म होगा वो क्वांटिटी होना चाहिए। बस इतना ही है इसका लिमिटेशन। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यानी इसके पहले हम लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। सबसे पहले इसको दिया किसने, इसको दिया है प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने। ठीक है, और इसमें जो हमारी यूटिलिटी का मेजरमेंट होता है वो हमारा हो जाता है रैंक वाइज। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रैंक देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है बस समझो। बोल रहा है कि व्हेन अ कंज्यूमर consume various goods and services then there are some combination which give him same satisfaction. The graphical representation of such combination is termed as indifference curve. यानी इंडिफरेंस कर्व कुछ नहीं है, जो एक कंज्यूमर डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स को कंज्यूम कर रहा है और हर डिफरेंट बंडल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के जो यूटिलिटी मिल रही है वो हर लेवल पे सेम मिल रही है, और उस सेम लेवल को जब एक हम ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं उसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। चलिए आगे क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शो ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू दी कंज्यूमर। यही पॉइंट तो मैं बोला पहले भी। यानी डिफरेंस कर्व क्या है, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन से मिलने वाले दो गुड्स की यूटिलिटी है जो हर सिचुएशन पे या हर एक पॉइंट पे इक्वल मिल रही है, उसको मैं ग्राफ के थ्रू दिखा रहा हूँ, वही मेरा इंडिफरेंस कर्व बन रहा है। अब इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, इंडिफरेंस शेड्यूल जो भी डेटा मेरा उसको अगर मैं टेबल फॉर्म में दे देता हूँ उसी मेरा वही डेटा मेरा क्या कहलाता है, इंडिफरेंस शेड्यूल। जैसे ये आपका इंडिफरेंस शेड्यूल है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हर एक पॉइंट पे है, A B C D E। ठीक है, हर जगह पर क्या है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर बिल्कुल ईजी है, यानी हर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में हर जगह पर सबको
मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आता ही नहीं है। सिंपल वर्ड में ये भी बोल सकता हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम नहीं मिल रहा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट का मतलब ही होता है कि जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और वो उस पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। यहाँ पर तो सभी का सेम है, तो वो किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को खरीद सकता है, ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं कि ये शॉर्ट टर्म था आपका, ये समझ लो। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस एक कंज्यूमर द्वारा उन्हीं बंडल्स या उन्हीं गुड्स का चॉइस करता है या उन्हीं क्वांटिटी ऑफ बंडल का चॉइस करता है जिसमें उसको उसके वांट्स के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रेफरेबल गुड्स मिलते हैं, यानी ज़्यादा गुड्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक गुड्स का बंडल है 1 2, एक गुड्स का है 2 3 और एक का है 2 2, तो किस वाले बंडल को चूज़ करेगा? 2 3 हो, क्योंकि उसका मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस है, यानी वो वही बंडल को चूज़ करता है जिसमें क्वांटिटी गुड्स की ज़्यादा हो। यही होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। देन मेरा नेक्स्ट आता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या है? इंडिफरेंस मैप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस मैप एक तरीके का डिफरेंस कर्व के बहुत सारे कर्व के कलेक्शन को बोलते हैं जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक ग्राफ पे कई सारे कर्व बन गए, इन सारे कर्व को ही हम क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस मैप। समझ में आया? यही सारे ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस मैप। यानी एक ग्राफ पे कई सारे अगर एक ग्राफ पे कई सारे कर्व बन जाते हैं, उस कर्व को ही या उस ग्राफ को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिफरेंस मैप। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते क्या है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। नाम याद रखना, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि सर इतने सारे आईसी कर्व है तो इसमें कौन सा बेटर होगा? तो बेटा इसमें जो मैक्सिमम होगा यानी हायर जो इंडिफरेंस कर्व होंगे वही तुम्हारे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा देंगे, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी IC3 यहाँ पर क्या दे रहा है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है? बजट लाइन। बजट लाइन कुछ नहीं है, बजट लाइन सिंपली बोल सकते हो कि जितने पॉसिबल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिए हुए इनकम पे आप खरीद सकते हैं, और जो ये लाइन आपके ग्राफ पर पुट होती है उसी को हम बोलते हैं बजट लाइन। यानी आपके पास 100 रुपये है तो आपकी 100 रुपये के ही जो प्रोडक्ट या जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन खरीदेंगे और 100 रुपये तक जहाँ तक आपका लाइन जाएगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? बजट लाइन। जैसे ही आपका ये बोल सकते हैं, ये आपका क्या हो गया? बजट लाइन। बजट लाइन को एक और चीज़ बोलते हैं हम लोग प्राइस लाइन, यानी किसी भी कमोडिटी के लिए आपने कितना पे किया है उसको जब हम ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन, ठीक है। ये देखो आपका बजट लाइन बना है, ठीक है। आपने कितना एक्स गुड के लिए परचेस करने में खर्च किया और वाई गुड के परचेस करने में कितना खर्च किया, टोटल करने के बाद जो लाइन आपकी एक ग्राफ पे बनी है उसको बोलते हैं बजट लाइन, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें हैं। बजट रेट क्या होता है ये पढ़ लो। बजट रेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस ऑफ द गुड्स। यानी बजट रेट यानी आपकी कितनी कह दो कि कैपेसिटी है गुड्स को परचेज खरीद करने की। यानी अगर आपके पास 100 रुपये है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बजट सेट। आपका 100 रुपये है कि आप 100 रुपये तक आप खरीद सकते हो, ठीक है। यानी आप 100 रुपये तक का कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीद सकते हो। समझ में आया आपको पॉइंट? ठीक है, 100 रुपये तक के आप कोई भी गुड्स खरीद सकते हो। चलिए अब कुछ ज़्यादा नहीं है, एक MRS पॉइंट है, MRS को मैं क्लियर करा देता हूँ। MRS आपका कुछ होता नहीं है। MRS क्या? एक रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होता है जिसके बदले में कोई भी कंज्यूमर अपने गुड्स के चेंज करने के लिए आता है। यानी आप कोई गुड्स अगर चेंज कर रहे हो तो उस गुड्स को चेंज करने के लिए आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अदर गुड्स को, उसी को हम क्या बोलते हैं? MRS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी X गुड को आप लेने के लिए Y गुड्स के कितने क्वान्टिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कुछ तो था नहीं। प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा आता है, आप ये देख लो। प्रॉपर्टीज़ में क्या है आपका? इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है आपका? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ये उल्टा चांद बोल सकते हो, कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होता है। सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व स्लॉप डाउनवर्ड, यही देखिए डाउनवर्ड हो रहा है ना, स्लॉप डाउनवर्ड होता है, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये मैंने पहले ही बता दिया। देन एंड लास्ट, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करता, एक दूसरे को कभी काटता नहीं है। लास्ट तुम्हारा है इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एनी एक्सेस, जो कि इस बुक में नहीं दिया है। यानी इंडिफरेंस कर्व आपका कोई भी एक्सेस, चाहे एक्स वाई जो भी आपके एक्सेस है दो, उन दोनों को कभी टच नहीं करता। यही आपका इंडिफरेंस कर्व था। आई होप मेरे हिसाब से जो थे सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दिए हैं।
एक थोड़ा सा पॉइंट बचा है इसमें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे इंडिफरेंस कर्व का होता है ये भी आप देख लीजिए, फिर हम लोग ये वीडियो को कंप्लीट करके स्टॉप करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अ कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट इंडिफरेंस कर्व। यानी बोल क्या रहा है यहाँ पर, पॉइंट समझो, यानी मेरी इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, और जो मेरी बजट लाइन है जिस पॉइंट पे टच होगी, जिस पॉइंट पे टच होगी वही मेरा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। फिर से सुनो, इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग जो आपकी प्राइस लाइन और जो बजट लाइन है जिस इंडिफरेंस कर्व से टच होती है और जिस पॉइंट पे वो टच होती है वही पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनती है इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आया। अब इसके ग्राफ को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ग्राफ आपका बना है, यहाँ पर 3 इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2, IC3, और यहाँ एक ए और बी करके एक लाइन गई है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपकी क्या होती है, बजट लाइन, बजट लाइन आपकी होती है, और ये 3 IC कर्व है। अब जो देखो बाय बजट लाइन और जिस IC कर्व के बीच में टच हुआ, यानी IC2 के अंदर वो टच हो रहा है, और यही पॉइंट आपका क्या बन रहा है, इंडिफरेंस कर्व में इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ओवरऑल यही आपका था इक्विलिब्रियम क्या है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे चैनल पे अपने कमेंट्स के द्वारा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने क्वेश्चंस के द्वारा, या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी कुछ अगर आपको वीडियो चाहिए जो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हम उनके हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम आगे भी आपको और मोस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। और कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच।